नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंडल कमीशन को डिटेल में समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 19 के बारे में। तो देखिए, ये आर्टिकल सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है। मतलब सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही ये फ्रीडम मिलती है, किसी फॉरेनर को नहीं। ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि हर सिटीजन अपनी बात फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, मूवमेंट कर सके और अपने प्रोफेशन को चूज कर सके, पर कुछ रीजनेबल बाउंड्रीज के साथ। अब सवाल आता है कि ये राइट्स किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट होता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 19 मेनली प्रोटेक्ट करता है स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट। मतलब अगर गवर्नमेंट आपके स्पीच, मूवमेंट या प्रोफेशन को अनजस्टिफाइबली रेस्ट्रिक्ट करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ स्पेसिफिक केसेज में ये राइट प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लागू होते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन के कुछ एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं इस आर्टिकल की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, ये आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि अगर कोई शेयर होल्डर किसी इंडियन कंपनी का हिस्सा है तो वो इनडायरेक्टली इन राइट्स का बेनिफिट ले सकता है। ये इसलिए क्योंकि कंपनी के थ्रू उनके राइट्स इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन लीगल पर्सन जैसे कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इस आर्टिकल के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं होते। अब देखते हैं इस आर्टिकल के रेस्ट्रिक्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये फ्रीडम्स अनलिमिटेड नहीं है। स्टेट इन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स के लिए। ये सब रेस्ट्रिक्शन क्लियरली आर्टिकल 19 क्लोज 2 से आर्टिकल 19 क्लोज 6 तक स्पेसिफाई किए गए हैं। मतलब फ्रीडम तो है, पर डिसिप्लिन के साथ, ताकि इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों का बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 19। तो चलिए अब देखते हैं इस आर्टिकल में दिए गए 6 प्रोविजंस को। तो दोस्तों, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि आर्टिकल 19 के तहत हर इंडियन सिटीजन को 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। ये 6 फंडामेंटल राइट्स है: फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर और फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन बिजनेस। इनका पर्पज हर नागरिक को पर्सनल और सोशल लाइफ में बेसिक राइट्स देना है। तो चलिए हर एक फ्रीडम को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। तो देखिए, इसके तहत हर इंडियन सिटीजन को मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है आप अपने थॉट, बिलीफ और ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो बोलकर हो, लिखकर हो या किसी भी मीडियम के थ्रू, जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट या सोशल मीडिया। ये राइट हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बैकबोन है, जिससे हर सिटीजन अपनी आवाज़ उठा सकता है। अब देखिए, इस फ्रीडम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट्स इंक्लूडेड है, जैसे राइट टू नो, जिससे हम सरकार के डिसीजंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसमें मीडिया पर कोई प्री सेंसरशिप नहीं होती। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, यानी बिना लीगल ऑर्डर के आपकी प्राइवेसी वायलेट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है राइट टू टेलीकास्ट वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इससे आप टीवी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज के बंद के अगेंस्ट राइट, नेशनल फ्लैग उठाने का राइट, वोट और इलेक्शन लड़ने का राइट और जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने का राइट, ये सब भी इस फ्रीडम का पार्ट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 क्लोज 2 के तहत स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जहां नेशनल इंटरेस्ट या सोशल ऑर्डर का सवाल हो।
जैसे अगर कोई स्पीच इंडिया की सोवरेंटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जाए तो वो अलाउड नहीं होगा। सिमिलरली सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट को हार्म करने वाली एक्सप्रेशन भी रेस्ट्रिक्टेड है। इस आर्टिकल के तहत अगर कोई स्टेटमेंट पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करता है या डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट है तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। इसके अलावा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफामेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये तीनों ग्राउंड्स पर भी फ्रीडम लिमिट की जा सकती है। मतलब सिंपल शब्दों में आपको बोलने की पूरी आज़ादी है, पर उस आज़ादी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रीडम पे। तो अब आता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी, यानी कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली एंड विदाउट आर्म्स। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं इसका मीनिंग। तो देखिए, इसका मतलब है कि आपको पूरा अधिकार है कि आप मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोसेसन ऑर्गेनाइज कर सके, अपनी बात पब्लिक में रख सके और किसी इशू पर कलेक्टिवली प्रोटेस्ट कर सके। ये राइट एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों को अपनी आवाज़ मिलकर उठानी चाहिए। यहाँ पे इस राइट के साथ एक इम्पोर्टेंट कंडीशन भी जुड़ी हुई है, और वो ये है कि असेंबली पीसफुल और बिना हथियार के होने चाहिए। मतलब प्रोटेस्ट या रैली शांति से होनी चाहिए, बिना किसी वायलेंस के। अगर रैली वायलेंट हो जाए या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करे तो वो आर्टिकल 19 के प्रोटेक्शन के बाहर चली जाती है। तो बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन की। तो देखिए, आर्टिकल 19 क्लोज 3 के तहत स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जैसे अगर असेंबली इंडिया की सोवरेंटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ हो या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे। यहाँ पे दोस्तों पब्लिक ऑर्डर का मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, बल्कि ट्रैफिक कंट्रोल और पब्लिक पीस मेंटेन करना भी है। तो सिंपल शब्दों में प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, पर उसे शांति और डिसिप्लिन के साथ करना आपकी जिम्मेदारी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रीडम पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी की, जो हर इंडियन सिटीजन को देता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसका मतलब है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज, सोसाइटीज, क्लब्स, ट्रेड यूनियंस या कोऑपरेटिव ग्रुप्स बना सकते हैं। ये राइट डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से लोग अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ और कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करते हैं। अब देखिए, इस फ्रीडम के अंदर कुछ स्पेसिफिक राइट्स भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे पहला है राइट टू फॉर्म और नॉट टू ज्वाइन एन एसोसिएशन। मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहे या ना चाहे, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। नेक्स्ट है राइट टू कंटिन्यू सच एसोसिएशन। यानी अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो आपको उसे चलाने का और उसके एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने का भी अधिकार मिलता है, जब तक वो कानून के दायरे में है। लेकिन हाँ, जैसे हर फ्रीडम के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही यहाँ भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लोज 4 के तहत स्टेट इन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है अगर कोई एसोसिएशन इंडिया की सोवरेंटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ हो या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करे या मोरालिटी के अगेंस्ट हो। मतलब हमारे देश में एसोसिएशन बनाना अलाउड है, पर वो देश के हित और सामाजिक शांति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये था आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रीडम पे। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रीडम टू मूव फ्रीली
थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, जिसे आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी में डिफाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि आपको पूरे भारत में कहीं भी जाने, घूमने, रहने या ट्रैवल करने की पूरी आज़ादी है, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो या फिर कोलकाता। ये राइट इंश्योर करता है कि हर सिटीजन देश के हर कोने को एक्सप्लोर कर सके बिना अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन के। अब बात करते हैं इस फ्रीडम के डायमेंशन की। तो देखिए, ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मूवमेंट का मतलब है देश के अंदर फ्रीली मूव करना, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक सिटी से दूसरी सिटी तक। जबकि एक्सटर्नल मूवमेंट यानी देश के बाहर जाने या वापस आने का राइट, वो आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्टेड है, ना कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी के अंदर। यहाँ भी दोस्तों कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, जिसे आर्टिकल 19 क्लोज 5 में डिफाइन किया गया है। ये रेस्ट्रिक्शन जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो सकती है, जैसे हेल्थ, सेफ्टी या लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इसके साथ साथ कुछ एरियाज में मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, ताकि उनकी कल्चर और लाइफ स्टाइल प्रिजर्व रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा इंडिया में घूमना आपका हक है, लेकिन देश के हित और सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ लिमिट्स भी जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रीडम पे। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जिसे आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई में दिया गया है। तो देखिए, इसका मतलब है कि आप देश के किसी भी कोने में टेम्पोररी या परमानेंट रूप से रह सकते हैं। चाहे आप दिल्ली में पढ़ाई करना चाहे, मुंबई में काम करना चाहे या केरला में सेटल होना चाहे, ये राइट आपको पूरी आज़ादी देता है अपनी मर्जी से जगह चुनने की। अब समझते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है देश में नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। जब अलग अलग स्टेट्स, लैंग्वेज और कल्चर्स के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो देश मजबूत बनता है। यानी कि ये राइट इंडिया के यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ्रीडम के दो डायमेंशन की। तो देखिए, पहला है टेम्पोररी रेसिडेंस, जिसमें आप कुछ समय के लिए किसी जगह पर रह सकते हैं, जैसे एडुकेशन, जॉब या ट्रैवल के लिए। जबकि दूसरा है परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी शहर या स्टेट में हमेशा के लिए रह सकते हैं। ये दोनों मिलकर एक सिटीजन को पूरी मोबिलिटी और सेटलमेंट फ्रीडम देते हैं। लेकिन हाँ, ये फ्रीडम भी अनलिमिटेड नहीं है। आर्टिकल 19 क्लोज 5 के तहत स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जैसे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में सेफ्टी, हेल्थ या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ एरियाज रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ रीजन में सेटलमेंट पर भी बैन लग सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, ताकि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल प्रिजर्व रहे। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में रहना आपका अधिकार है, पर देश के हित और सामाजिक बैलेंस के लिए कुछ बाउंड्रीज भी जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रीडम पे। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, जिसे आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी में दिया गया है। तो देखिए, इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी लीगल काम, व्यापार या प्रोफेशन कर सकते हैं। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहे, टीचर बनना चाहे, बिजनेस पर्सन या फिर एंटरप्रेन्योर, ये राइट आपको अपनी रोजी रोटी अपने तरीके से कमाने की पूरी आज़ादी देता है। यहाँ पे दोस्तों इस फ्रीडम के साथ भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होती है। इन रेस्ट्रिक्शन को आर्टिकल 19 क्लोज 6 में डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि स्टेट कुछ प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकता है।
मतलब अगर आप डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको पहले प्रेस्क्राइब डिग्री और लाइसेंस लेना होगा। ये इसलिए ताकि प्रोफेशनलिज्म और पब्लिक सेफ्टी मेंटेन रहे। इसके अलावा स्टेट खुद भी कुछ ट्रेड या बिजनेस अपने कंट्रोल में रख सकता है, चाहे वो फुल्ली हो या फिर पार्शियली। और इस प्रोसेस में गवर्नमेंट सिटीजन्स को एक्सक्लूड भी कर सकता है, जैसे रेलवेज, डिफेंस प्रोडक्शन या एटॉमिक एनर्जी जैसे सेक्टर्स, जहां नेशनल इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल जरूरी होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राइट इमोरल या डेंजरस बिजनेसेस को कवर नहीं करता। मतलब आप ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या एक्सप्लोजिव जैसे इलीगल काम नहीं कर सकते। ये एक्टिविटीज़ प्रोफेशन के दायरे में नहीं आती, बल्कि पनिशेबल ऑफेंसेस के अंडर आती है। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में कमाई की आज़ादी सबको है, पर वो आज़ादी लॉफुल और इथिकल बाउंड्रीज के अंदर ही रहकर एक्सरसाइज करनी होगी। तो चलिए अब चलते हैं एक इम्पोर्टेंट एक्सक्लूजन पे। तो अब बात करते हैं एक नोटेबल एक्सक्लूजन की, जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। तो देखिए, ये राइट पहले फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। तो चलिए समझते हैं क्यों और कैसे। तो दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ के अंडर दिया गया था। मतलब हर सिटीजन को अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज करने का अधिकार था। लेकिन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस राइट को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। उस समय गवर्नमेंट ने देखा कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स बार बार कोर्ट में जाने से गवर्नेंस और रिफॉर्म स्लो हो रहे थे, इसलिए इसे एक लीगल राइट बना दिया गया, ना कि फंडामेंटल। यानी कि आज के समय राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। इसे आर्टिकल 300A के अंडर दिया गया है, जो पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। मतलब अब आपकी प्रॉपर्टी बिना लीगल अथॉरिटी के आपसे नहीं ली जा सकती, लेकिन ये वायोलेशन अगर होता भी है तो आपको रिमेडी फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं मिलती। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का आर्टिकल 19 ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।